उसको छोड़ो, वैसे भी काम का नहीं। किया आपने कॉल? अच्छा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल लास्ट लेक्चर में अपन ने कैपिटल गेन स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफ़र जो है उसका डेफिनेशन डिस्कस किया था। ट्रांसफ़र के डेफिनेशन के अंदर टोटल 9 पॉइंट्स कवर्ड है। ट्रांसफ़र में पहला आता है सेल, सेकंड आता है एक्सचेंज, थर्ड आता है रेलिंक्विशमेंट, फोर्थ आता है एक्सटिंग्विशमेंट, नेक्स्ट आता है कंपलसरी एक्विजिशन, उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, फिर आता है सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, एंड लास्ट इज मैच्योरिटी एंड रिडम्पशन ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। तो ये टोटल 9 पॉइंट्स थे ट्रांसफ़र के डेफिनेशन के अंदर। उसके पहले हमने एक बार फॉर्मेट डिस्कस किया था। फॉर्मेट में आप याद करोगे तो आप स्टार्ट करते हो विथ FVOC, लेस करोगे ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म के केस में माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, लॉन्ग टर्म में आएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो 23 जुलाई के बाद मिलता नहीं है आपसे। सो ये हम लोगों ने देखा था इन केस ऑफ फॉर्मेट। एंड अगर कोई भी असेट आप 1/4/2001 के पहले परचेज करते हो तो फिर आप लोगों को उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा एज ऑन 1/4/2001। एंड अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फेयर मार्केट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द असेट। चलो, इम्प्रूवमेंट अगर 1/4/2001 के पहले हुई है इम्प्रूवमेंट तो उसको इग्नोर करना है। हमने जो कन्वर्जन वाला पॉइंट डिस्कस किया था दैट इज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। उसमें आप थोड़ा सा याद करो, उसमें ऐसा था कि पहले आपके पास कैपिटल असेट था, फिर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो तब तक आपको टैक्स लगना चाहिए अंडर कैपिटल गेन्स, और जैसे ही कन्वर्जन हुआ तब से लेके सेल तक आपको टैक्स लगना चाहिए अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। कैपिटल गेन्स में किस तरह से टैक्स लगेगा, तो FVOC आपका हो जाएगा जिस दिन कन्वर्ट हुआ उस दिन की मार्केट वैल्यू, माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, होल्डिंग पीरियड और सब आएगा अप टू द डेट ऑफ कन्वर्जन। एंड बिजनेस में कैसे टैक्स लगेगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे आपकी टैक्सेबिलिटी जो है ना उसको पोस्टपोन किया गया है। आपको टैक्स उस ईयर में लगेगा अंडर कैपिटल गेन्स जिस ईयर में आपका स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा। सो ये हम लोगों ने देखा था, ये आपका एक एक्सेप्शन है टू द रूल, ईयर ऑफ ट्रांसफर इज ईयर ऑफ टैक्स। यहाँ पे आपको टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में स्टॉक इन ट्रेड जो है वो बिकेगा। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अब हमें स्टार्ट जो करना है वो है नेक्स्ट सेक्शन नंबर 45(1)(a) करके। क्या है 45(1)(a)? डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या है ये? डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अब समझो आप लोगों के पास एक असेट है, लेट अस टेक एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी। अब आपने ना हाउस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? इंश्योरेंस। अब समझो कि वही हाउस प्रॉपर्टी में फायर एक्सप्लोजन हुआ और फायर एक्सप्लोजन के वजह से यू कैन से वो हाउस प्रॉपर्टी क्या हो गई है? डिस्ट्रॉय। आपने वो हाउस प्रॉपर्टी आज से 20 साल पहले खरीदी थी, समझो 10 लाख में। आज उस असेट की वैल्यू हो चुकी थी 2 करोड़ और आप हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे थे। अपन इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों भरते हैं?
कि कल उठ के अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाए तो कहने से आपको कंपेंसेशन देगी इंश्योरेंस कंपनी। अब फायर एक्सप्लोजन हो गया या समझो वॉर हो गई और वॉर के वजह से आपकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय। सो अगर फायर एक्सप्लोजन हुआ, वॉर हो गई, उसके वजह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, तो अब आपको इंश्योरेंस कंपनी कहने से आज जो असेट का वैल्यू है उतना पे करेगी, क्योंकि आपसे प्रीमियम भी कहने से उसी हिसाब से लिए गए होंगे। सो प्रीमियम भी आपको उसी हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी आपको आज 2 करोड़ रुपया देगी। अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ ये चीज़ का। पास्ट में ऐसा हुआ था, ये क्या हो गया, हाँ, पास्ट में ऐसा हुआ था कि जब भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती थी और इंश्योरेंस कंपनी से आप लोगों को कंपेंसेशन मिलता था, तो आपको कैपिटल गेन्स हेड के अंदर टैक्स नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? तुम समझो, जब तुम्हारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है ना, तो अपन ये नहीं बोल सकते क्या कि आपने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी को बेचा है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सी नॉर्मली अगर मैं बोलूँ देयर इज सेल ऑफ कैपिटल असेट, तो इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल असेट किसी ना किसी के पास जाएगा। तो कैपिटल असेट भी एग्जिस्टेंस में है और ट्रांसफर ही भी है। अगर मैं बोल रहा हूँ एक्सचेंज हो रहे असेट, तो उसमें भी कैपिटल असेट भी है प्लस ट्रांसफर ही भी है। अगर तुम देखोगे तो डिस्ट्रक्शन में कैपिटल असेट ही खत्म हो चुका है, और हम ये नहीं बोल सकते कि इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसफर ही है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटल असेट। और इसी रीजन के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जब भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय, आपको कैपिटल गेन्स हेड के अंदर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन फिर गवर्नमेंट को ये जो जजमेंट था वो बराबर नहीं लगा, और उन्होंने क्या कर दिया, सेक्शन बना दिया 45(1) और बोल दिया कि आपकी प्रॉपर्टी अगर क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय, हम आपको टैक्स लगाएंगे। अब उन्होंने पहला तो रीजन बताया कि रीजन क्या होना चाहिए डिस्ट्रक्शन का। सो आइदर नेचुरल कैलामिटीज, रायट्स, एनिमी अटैक्स एंड फायर एक्सप्लोजन। अगर आपकी प्रॉपर्टी ये 4 रीजन्स के वजह से क्या हो रही है, बोलो, डिस्ट्रॉय हो रही है। क्या है पहला रीजन? नेचुरल कैलामिटीज, दूसरा रीजन राइट्स, तीसरा एनिमी अटैक्स एंड लास्ट इज फायर एक्सप्लोजन। अगर आपकी प्रॉपर्टी ये 4 रीजन्स के वजह से क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, हम आपको कैपिटल गेन्स हेड में टैक्स लगाएंगे। आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होनी चाहिए ये 4 रीजन्स के वजह से, और इसके साथ साथ आपको इंश्योरेंस कंपेंसेशन मिलना चाहिए। इंश्योरेंस कंपेंसेशन इज रिसीव्ड। अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगी तो हम आपको कैपिटल गेन्स हेड में क्या लगा देंगे, टैक्स। अब क्वेश्चन आता है कैसे टैक्स लगाएंगे। तो FVOC क्या होगा, What will be your FVOC? बोलो आपके हिसाब से बताओ क्या होना चाहिए FVOC। बहुत इजी, यस, अमाउंट ऑफ क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब है ना, कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी आपको अमाउंट पे नहीं करेगा, कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी समझो आपको सिमिलर टाइप का असेट दे देगा, सिमिलर टाइप का असेट। तो वो टाइम पे आप क्या करना, मार्केट वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रहा है तो फिर जो पैसा दे रहा है वो, और अगर असेट दे रहा है तो जो असेट दे रहा है उसकी मार्केट वैल्यू। आ रहा है, समझ में आ रहा है? थर्ड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो आपको पता होगा। होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड क्या होगा, डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। फिफ्थ, व्हाट इज योर ईयर ऑफ ट्रांसफर। ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या मानेंगे, ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। जिस साल में असेट डिस्ट्रॉय हुआ दैट इज योर ईयर ऑफ ट्रांसफर।
और अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें टैक्स कौन से ईयर में लगेगा। तो नॉर्मली आपको टैक्स उस ईयर में लगता है जिस ईयर में असेट ट्रांसफर होता है, तो ऐसे तो टैक्स आना चाहिए इन द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन अब ध्यान से सुनना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका सेकेंड एक्सेप्शन है टू द रूल ईयर ऑफ ट्रांसफर इज ईयर ऑफ टैक्स। आपको यहाँ पे टैक्स कब लगेगा? ईयर इन विच इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड। मतलब तुम देखो यहाँ पे भी आपकी टैक्सेबिलिटी को पोस्टपोन किया है कि हम आपको टैक्स उस ईयर में नहीं लगाएंगे जिस ईयर में प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुआ है, हम आपको टैक्स उस ईयर में लगाएंगे जिस ईयर में क्लेम मिला है। सो ये आपका सेकेंड एक्सेप्शन है टू द रूल ईयर ऑफ ट्रांसफर इज ईयर ऑफ टैक्स। सो ये कौन सा सेक्शन था? 45(1)(a). कितने रीजन्स है डिस्ट्रक्शंस के? 4। नेचुरल कैलामिटीज, रायट्स, एनिमी अटैक्स एंड फायर एक्सप्लोजन। ये 4 रीजन्स के वजह से अगर प्रॉपर्टी क्या हो गई है? डिस्ट्रॉय, और आपको इंश्योरेंस कंपनी से कंपेंसेशन मिला है, तो हम आपको टैक्स लगाएंगे अंडर कैपिटल गेन्स। एफवीओसी क्या हो जाएगा? जो अमाउंट मिलेगा वो, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने असेट दे दिया तो उसकी मार्केट वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको पहले से पता होगी। होल्डिंग पीरियड इज एक्विजिशन टू डिस्ट्रक्शन। ईयर ऑफ ट्रांसफर इज ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन, बट ईयर ऑफ टैक्स इज ईयर इन विच इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड। बैठा ये दिमाग में? एक और सेक्शन डिस्कस करते हैं 45(2)(a) करके, सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म। समझो आपके पास कुछ सिक्योरिटीज है, कौन से फॉर्म में है? डीमैट फॉर्म में। अब डीमैट मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास सिक्योरिटीज है। अब ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। सी, अगर मेरे पास सिक्योरिटी सर्टिफिकेट फॉर्म में होती है, समझो मेरे पास एक कंपनी के शेयर्स है, 100 शेयर्स हैं, मैंने पहले 20 शेयर खरीदे थे, तो वो 20 शेयर की सर्टिफिकेट है, फिर 30 खरीदे और फिर 50 खरीदे, तो सबकी सर्टिफिकेट्स है मेरे पास। अब समझो कि मैं शेयर्स बेच रहा हूँ, तो कहने से मुझे पता होगा कि कौन से शेयर्स में बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट फॉर्म में शेयर्स हैं, तो मुझे पता होगा कि ये शेयर्स की कॉस्ट कितनी है, ये शेयर्स का होल्डिंग पीरियड क्या है। बट अब समझो कि मेरे पास 100 शेयर्स हैं और मेरे पास 100 शेयर्स है रिलायंस के, और वो है इन डीमैट फॉर्म। पहले मैंने 10 खरीदे, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 100 शेयर हो गए मेरे पास। अब वो 100 शेयर में से समझो मैं 15 बेच रहा हूं, तो क्वेश्चन क्या आ रहा है? कौन से 15 बेच रहा हूं? क्योंकि शेयर्स आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो अब मैं कैसे फाइंड करूं कौन से शेयर्स बेचे? अगर शेयर्स कौन से फॉर्म में है मेरे पास? सर्टिफिकेट फॉर्म में, तो मुझे पहले से ही पता है कि ये शेयर मैंने बेचे। बट अगर मेरे पास शेयर्स हैं इन डीमैट फॉर्म, तो कौन से शेयर्स बेचे हैं? तो यहाँ पे उन्होंने प्रोविजन बनाया कि डीमैट फॉर्म में जब भी सिक्योरिटीज होगी ना, यू फॉलो फीफो मेथड। क्या फॉलो करना? फीफो। सो जो पहले खरीदे होंगे वो आपने बेचे। बैठ रहा है दिमाग में? यह आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है कि कौन से शेयर बेचे, तो ही तो पता चलेगा होल्डिंग पीरियड क्या है, तो ही तो पता चलेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। सो जो भी शेयर्स होंगे इन डीमैट फॉर्म, उसमें आप लोग क्या फॉलो करोगे? फीफो मेथड। चलो नेक्स्ट, अब आ रहा है सेक्शन नंबर 1037 प्लस सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 5। चलो ध्यान से समझना, जैसे ही आपके सामने सेक्शन 10 आ जाए ना, 10, तुम समझो कुछ ना कुछ एग्जम्प्ट होने वाला है। अपन ने बहुत बार सेक्शन 10 देखा हुआ है, अगर तुम्हें याद हो तो। सैलरी में इतनी बार आया है 1013 है, 10(7), 1014(1), 1014(2), 1010, 1010(a), 1010(a), बहुत बार दिखा है। सो 1037 जो है उसमें कुछ ना कुछ क्या होने वाला है? एग्जाम। सो पहले अपन सेक्शन नंबर 1037 पढ़ते हैं। अभी 1037 जो है वो एप्लीकेबल किसको है? इंडिविजुअल या HUF को? बोलो किसको एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल या HUF को। इंडिविजुअल एंड HUF के पास अगर क्या है बोलो? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। सी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे कोई प्रोविजन बनाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट।
सो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट ही नहीं है तो प्रोविजन बना के मतलब भी नहीं है. सो अगर एक इंडिविजुअल एंड HUF है, उनके पास क्या है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, और ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का या तो हुआ है कंपल्सरी एक्विजिशन, बोलो क्या हुआ है, या तो हुआ है कंपल्सरी, या फिर ये लैंड ट्रांसफर हुई है वेयर consideration is decided by सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI. मतलब ये लैंड किसी को आपने बेची है, बट वो बेचने में कंसिडरेशन किसने डिसाइड किया था, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या तो RBI ने. RBI या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसिडरेशन डिसाइड किया है. एंड ये जो लैंड है, लैंड वॉज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर प्रिसीडिंग 2 years. मतलब 2 साल तक वो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए मिनिमम. फिर उसके बाद या तो उसका कंपल्सरी एक्विजिशन होना चाहिए, या फिर वो लैंड ट्रांसफर होनी चाहिए जहां पे कंसिडरेशन इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI. एंड यहाँ पे यूज कौन करना चाहिए, तो इंडिविजुअल के केस में या तो इंडिविजुअल या फिर उसके पेरेंट्स, एंड HUF के केस में उसके कोई भी मेंबर्स. सो अगर असेसी कौन है बोलो, इंडिविजुअल या HUF. असेट कौन सा है उसके पास, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो यूज हुआ था फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर प्रिसीडिंग 2 years, और आज वो लैंड का क्या हुआ है, या तो कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है या फिर ट्रांसफर हुआ है वेयर कंसिडरेशन इज डिसाइडेड बाय और RBI. अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो जो भी आपको कैपिटल गेन आएगा, ये सारा का सारा गेन बोलो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1037. 1037 में ये पूरा गेन एग्जम्प्ट है. सो अगर एक असेसी है जो इंडिविजुअल या HUF है, जिसके पास अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, जिसका क्या हुआ है कंपल्सरी एक्विजिशन या फिर ट्रांसफर वेयर कंसिडरेशन इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI, एंड ये लैंड यूज हुआ था फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर प्रिसीडिंग 2 years. इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल या फिर उसके पेरेंट्स, और HUF के केस में कोई भी, तो जो भी कैपिटल गेन आएगा वो एग्जाम. समझ में आना चाहिए कि कैपिटल गेन जो भी आएगा ना वो 100% लॉन्ग टर्म ही होगा. क्यों, बिकॉज वन ऑफ द कंडीशन इज यू शुड यूज लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर प्रिसीडिंग 2 years, एंड इफ यू आर यूजिंग इट फॉर 2 years, कैन आई से ऑब्वियसली योर होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 2 years, एंड इफ इट इज मोर देन 2 years मीन्स इट इज मोर देन 24 months, सो इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. आ रहा है समझ में आपको? अब आपके पास जो ये लैंड है, अगर समझो ये लैंड एक कंपनी के पास है, कंपनी, और कंपनी की ये लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ, कैन आई से सेक्शन 1037 इज नॉट एप्लीकेबल. अब जो भी गेन आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा. या फिर अगर मैं बोलूँ कि एक इंडिविजुअल इन HUF के पास लास्ट 5 साल से एग्रीकल्चर लैंड थी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर उन्होंने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया, 4th एंड 5th ईयर उन्होंने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं किया है, और वो लैंड का आज कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, कैन आई से अगेन दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज यू शुड यूज लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर प्रिसीडिंग 2 years. सो कंपल्सरी एक्विजिशन होने से पहले तुम्हारा लैंड यूज होना चाहिए फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. अब 1037 को अगर मैं हटा दूं तो इसके अलावा जितने भी आपके कंपल्सरी एक्विजिशन के केसेस होंगे, कहने से उधर आपको टैक्स लग जाएगा. जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल दूं तो कंपनी का एग्रीकल्चर लैंड है और उसका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ, कहने से टैक्सेबल. आपके पास समझो एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ, टैक्सेबल. अगर आपके पास एक लैंड है जो आपने पहले 2 साल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज की, फिर 2 साल नॉर्मल पर्पस के लिए यूज किया, और आज उसका कंपल्सरी एक्विजिशन, टैक्सेबल. So if you are not covered by section
जो भी कंपलसरी एक्विजिशन होगा कहने से वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो वो टैक्सेबल किसके हिसाब से होगा, तो वो दिया गया है 45(5) में, कंपलसरी एक्विजिशन। सो कंपलसरी एक्विजिशन के केस में आपको टैक्स किस तरह से लगेगा वो दिया है 45(5) के अंदर कि हम आपको किस तरह से टैक्स लगाएंगे। यहाँ पे टोटल अपने को 4 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। चारों पॉइंट पे एक एक एग्जाम्पल रहेगा। जो फर्स्ट पॉइंट है उस पर 2 एग्जाम्पल रहेंगे। इसका मतलब आपके ये 4 पॉइंट 5 एग्जाम्पल में मैं आपको सिखाऊंगा। चलो ध्यान से समझो। पॉइंट नंबर ए, फर्स्ट पॉइंट या फिर पॉइंट नंबर 1, इसमें 2 एग्जाम्पल्स है। तो उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, 4 पॉइंट का कॉन्सेप्ट है ये रहा कंपलसरी एक्विजिशन 1 2 3 4। इस पे 2 एग्जाम्पल है, एक और एक। तो टोटल आपको एग्जाम्पल्स कितने दूंगा मैं? 5। बट फर्स्ट पॉइंट पे 2 एग्जाम्पल है। तो पॉइंट नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर ए, फर्स्ट। ध्यान से सुनो। समझो मिस्टर एक्स है, उसने 2-3 में एक लैंड परचेज की जिसकी कॉस्ट 10 लाख थी। इन 2022-23 या फिर 22-23 नहीं लेते, समझो 2018-19 यही लैंड का क्या हो गया बोलो? कंपलसरी एक्विजिशन। कंपलसरी एक्विजिशन हो गया ये लैंड का। अब कॉम्पेंसेशन डिसाइडेड, कॉम्पेंसेशन डिसाइडेड इस समझो के 50 lakhs। 50 लाख का कंपेंसेशन क्या हुआ दोस्तों? डिसाइड हो चुका कि असेसी को मिलेगा। इन 2024-25 कंपेंसेशन रिसीव्ड इज 50 lakhs। मिला आपको लेट है। अब तुम समझो लेट मिला है, आपके हाथ से असेट तो कहना से 18-19 में जा चुका है। अब ध्यान से समझो, कंपलसरी एक्विजिशन के केस में रूल क्या बनाया है? तो रूल ऐसा है कि जिस साल में आपकी प्रॉपर्टी का कंपलसरी, हम आपको उस साल में टैक्स नहीं लगाएंगे, हम आपको टैक्स उस ईयर में लगाएंगे जिस ईयर में कॉम्पेंसेशन मिला है। सो आपको हम टैक्स कौन से ईयर में लगाएंगे? यहाँ पे तो आपको हम टैक्स लगाएंगे इन 24-25। आपका FVOC क्या हो जाएगा? 50 lakhs। आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? 10 lakhs। आपका होल्डिंग पीरियड कब से कब तक होगा? 2-3 से लेके 18-19 तक। असेट शॉर्ट टर्म है क्या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म है, तो हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे कब से कब तक? 2-3 से लेके 18-19 तक। व्हाट इज योर ईयर ऑफ ट्रांसफर? कैन आई से योर ईयर ऑफ ट्रांसफर इज 18-19। that is the year in which property is compulsorily acquired. But what will be your year of tax? It will be 24-25, that is year in which compensation is received. आपको समझ में आ रहा हो तो ये आपका थर्ड एक्सेप्शन बन चुका है वो रूल का। कौन सा? ईयर ऑफ ट्रांसफर इज ईयर ऑफ टैक्स। आपको हम टैक्स उस ईयर में लगा रहे जिस ईयर में आपको कंपेंसेशन मिल रहा है, हम आपको उस ईयर में टैक्स नहीं लगा रहे जिस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरीली एक्वायर हो। समझा? चलो अभी इसी के अंदर सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट ही कंटिन्यू हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, असेसी मिस्टर एक्स है, 2-3 में इसने एक लैंड परचेज की जिसकी कॉस्ट 10 lakhs थी।
2018-19 में क्या हो गया बोलो लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन एंड compensation decided is 5050 lakhs. In 2024-25 and in 2025-26 compensation received 30 and 20. मतलब अब क्या हो चुका है, यू आर रिसीविंग कंपेंसेशन इन इंस्टॉलमेंट, दैट इज इन पार्ट्स. अब क्वेश्चन आ रहा है कब टैक्स लगेगा. अब आपको ऊपर तो मैंने आपको सिखाया कि आपको टैक्स उस ईयर में लगता है जिस ईयर में कंपेंसेशन मिलता है. यहाँ पे तो 2 बार मिला है, तो टैक्स कब लगेगा. तो सिंपल है, आपको टैक्स लगेगा जब आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा ना, तब. जैसे ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला, you are liable to pay tax on entire amount of compensation. इसका मतलब आपका FVOC क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 lakhs. आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी 10 lakhs. आपका होल्डिंग पीरियड क्या होगा 2-3 से लेके 18-19 तक. आपका इंडेक्सेशन क्या होगा 2-3 से 18-19 तक. व्हाट इज योर ईयर ऑफ ट्रांसफर. सो योर ईयर ऑफ ट्रांसफर इज 18-19, that is year in which property is compulsorily acquired. And what is your year of tax? Year in which compensation is received. और जब वो नेक्स्ट ईयर 20 लाख मिला तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऑलरेडी टैक्स कर दिया है हमने. सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया कि अगर आपको कंपेंसेशन मिलता है इन इंस्टॉलमेंट्स, आपको टैक्स कब लगेगा ऑन रिसीट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. अब आ रहे हैं अपन सेकेंड कॉन्सेप्ट के ऊपर कंपल्सरी एक्विजिशन के अंदर. वापस से सेम केस समझो, मिस्टर एक्स है, 2-3 में इसने एक लैंड परचेज की जिसकी कॉस्ट 10 लाख है. 2018-19 में लैंड का क्या हुआ है बोलो, कंपल्सरी एक्विजिशन. compensation decided is 50 lakhs. अब जब ये लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ एंड कंपेंसेशन डिसाइड हुआ कि हम 50 lakhs देंगे, असेसी जो है ना, असेसी उसको ऐसा लग रहा है कि ये कंपेंसेशन का अमाउंट थोड़ा सा कम है. तो अब असेसी दैट इज मिस्टर एक्स files an appeal in हाई कोर्ट. उसने हाई कोर्ट में क्या फाइल किया, अपील फाइल किया. एंड ये अपील फाइल किया है फॉर एडिशनल कंपेंसेशन. मतलब वो बोल रहा है मुझे और कॉम्पेंसेशन चाहिए, एडिशनल, और यू कैन यूज वर्ड एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन. तो जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट सिखाया ना, that was initial compensation. So initial compensation is taxable in the year in which first installment is received. अब अपने को यहां पे क्या पढ़ना है, enhanced compensation पे टैक्स किस तरह से लगेगा. तो अब पहले तो केस कहां गया है, कोर्ट में गया है. कोर्ट का डिसीजन तो कब आएगा अपने को पता नहीं है. कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके बाद ही तो कहीं से आपको एनहांस कंपेंसेशन मिलेगा. तो अभी तो आपको 2024-25 में ओरिजिनल कंपेंसेशन रिसीव्ड इज 50 लाख. 50 लाख मिल गया इनिशियल. तो चलो, जब 50 लाख मिला तो अपन एक चीज तो कर ही सकते हैं, ये 50 लाख पे तो टैक्स भर दे. तो यहां पे आपका FVOC क्या हो जाएगा 50 lakhs, COA क्या हो जाएगा 10 lakhs. होल्डिंग पीरियड होगा फ्रॉम 2-3 to 18-19. आपका असेट लॉन्ग टर्म है, सो इंडेक्सेशन भी आएगा फ्रॉम 2-3 to 18-19. व्हाट इज योर ईयर ऑफ ट्रांसफर
it is 1819, and what is your year of tax? It is 2425. बराबर. अब क्या हुआ, अब इन 2026-27 हाई कोर्ट डिसाइडेड कि assessee he should get additional compensation of 30 lakhs. ये डिसीजन आया है, अभी तक दिया नहीं है, कोर्ट का डिसीजन आ चुका. एंड इन 2027-28 and 2028-29 compensation received is 20 lakhs and 10 lakhs. So now you are receiving this initial compensation, enhanced compensation in installments. So now if enhanced compensation is received in installments, question is when you are liable to pay tax. So now understand, for initial compensation rule is you pay tax on receipt of first installment. In case of enhanced compensation rule is कि आपको tax लगेगा on receipt basis. So on every installment you are liable to pay tax, not on receipt of first installment. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका FVOC हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 10. थोड़ा सा दिमाग चलाओ, आपकी जो COA है या ICOA है वो हो जाएगी नील एंड नील. क्यों? अरे भाई ऑलरेडी कॉस्ट माइनस कर चुका है तुम लोग, समझा ना. एक चीज तुम्हें और माइनस करने मिलेगी, क्या? लीगल एक्सपेंसेस. आपने कोर्ट में केस फाइल किया था तो आपके जो भी लीगल खर्चे हुए रहेंगे वो आप माइनस कर सकते हो. और जरूरी नहीं है कि आप ये रेशियो में माइनस करो. हाँ, आप सारे लीगल खर्चे पहली बार ही माइनस कर दो, हो गया, खत्म. फिर नेक्स्ट टाइम लीगल एक्सपेंस 0. लीगल एक्सपेंस वर्ड दिया जा सकता है एग्जाम में, या फिर लिटिगेशन एक्सपेंस भी बोला जा सकता है. और ये जो भी गेन आया मेरे एग्जाम्पल में क्या बन जाएगा? लॉन्ग टर्म. क्यों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा? क्योंकि असेट लॉन्ग टर्म था. समझा? पक्का? सो अगर आप लोगों को इनिशियल कंपेंसेशन मिलता है और वो मिलता है इन इंस्टॉलमेंट, तो आपको टैक्स कब लगेगा? ऑन रिसीट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. एनहांस कंपेंसेशन अगर इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो जब जब मिला तब तक टैक्स. अब आ रहा है आपका पॉइंट नंबर 3. कितने पॉइंट्स पढ़ने अपने को? टोटल 4, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट था इनिशियल कंपेंसेशन, सेकेंड पॉइंट था एनहांस कंपेंसेशन. अब ये वाला एग्जाम्पल समझना, मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर कभी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बट एग्जाम में नहीं आता है, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ. 2002-03 मिस्टर एक्स ने लैंड परचेज की जिसकी कॉस्ट 10 लाख थी. कितनी थी कॉस्ट? बोलो. 10 लाख. इन 2018-19 क्या हो चुका है इसका? कंपल्सरी एक्विजिशन एंड कंपेंसेशन डिसाइडेड इज 50 lakhs. 50 लाख का कंपेंसेशन डिसाइड हुआ. यहाँ पे असेसी फाइल्स एन अपील फॉर additional compensation. In 2024-25 compensation received is 50 lakhs. जैसे ही 50 मिला क्या कर देंगे कि नहीं से इधर 50 पे तो टैक्स भर देंगे ना अपन. FVOC 50, COA 10, होल्डिंग पीरियड 232-18-19, 232-18-19, indexation again same 232-18-19. What is your year of transfer? It is 18-19. What is your year of tax? 24-25.
बराबर। तो ये सब हो चुका है इन 24-25। अभी कोर्ट का तो डिसीजन मैंने आपको क्या बोला, कब आएगा अपने को पता नहीं है। अब है ना कोर्ट में भी है ना कैसा होता है, कैसा जरूरी नहीं है कि एक ही हियरिंग में डिसीजन आ जाए, मल्टीपल हियरिंग्स होती है। क्या होती है? अब समझना, आप गए कोर्ट में, आपकी आज फर्स्ट हियरिंग थी। फर्स्ट हियरिंग में उन्होंने सुना सब कुछ आपके साइड से। फिर क्या हुआ कि आपको बोला गया कि अब अपन सेकेंड हियरिंग रखेंगे अब से 2 महीने बाद। तो जो फर्स्ट हियरिंग में कंक्लूजन हुआ ना, उसके लिए वो लोग एक ऑर्डर पास करते हैं कोर्ट। उस ऑर्डर को हम बोलते हैं इंटरिम ऑर्डर, क्योंकि अभी तक फाइनल जजमेंट नहीं आया है। ये जो हियरिंग था इसमें क्या हुआ वो सब बताया जाएगा थ्रू इंटरिम ऑर्डर। उसके बाद समझो सेकेंड हियरिंग हुआ। सेकेंड हियरिंग में वापस से सुना आपका सब कुछ चीजें कंक्लूड हुई, बट अगेन फाइनल डिसीजन तक पहुंचे नहीं, तो वापस से अगेन दे विल पास एन इंटरिम ऑर्डर। अब समझो थर्ड हियरिंग हुआ, एंड थर्ड हियरिंग इज योर फाइनल हियरिंग। उसमें डिसाइड कर लिया कि भाई इसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए, तो अब एक ऑर्डर पास होगा जिसको हम बोलेंगे फाइनल ऑर्डर। सो इफ सपोज देर आर 3 हियरिंग्स, 2 इंटरिम ऑर्डर पास होंगे और एक फाइनल ऑर्डर। इफ सपोज देर आर 5 हियरिंग्स, then 4 interim orders are passed and then last order is final order. अब समझो हुआ क्या, in a year 26-27 there is one interim order which is passed by High Court, and on the basis of interim order compensation received by Mr. X is 10 lakhs। मतलब क्या, एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ और उसमें लिख दिया क्या कोर्ट ने, ये 10 लाख तो दे ही दो मिस्टर एक्स को, 10 लाख तो दे ही दो, ठीक है। फिर उसके बाद इन 28-29 फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। फाइनल ऑर्डर पास हुआ and total compensation decided is 50 lakhs, is 30 lakhs। और अब 29-30 and 30-31 compensation received is 15 lakhs and 5 lakhs। टोटल आपको 30 मिलना चाहिए था, 10 तो ऑलरेडी दे दिया है आपको इंटरिम ऑर्डर के बेसिस पे, और 15 और 5 आपको अभी और बाकी था मिलना, तो वो दे दिया आप लोगों को। अब जो मैंने आपको सिखाया क्या, कि एनहांस कंपेंसेशन इज अ टैक्सेबल कब, इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल। वो रूल आपको अप्लाई करना है इफ एनहांस कंपेंसेशन इज रिसीव्ड आफ्टर पासिंग ऑफ फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर पास होने के बाद जो भी एनहांस कंपेंसेशन मिलेगा वो टैक्सेबल होगा रिसीव बेसिस पे। इसका मतलब क्या हो चुका, ये अमाउंट और इधर 5 लाख टैक्सेबल होगा। सीओए या आईसीओए जो भी आप बोलना चाहो वो सब नील, माइनस करने मिलेगी एक चीज, क्या, लीगल एक्सपेंसेस, और फाइनल आपको कैपिटल गेन मिल जाएगा। बराबर ना? अब क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे, सर ये 10 लाख कब टैक्सेबल होगा जो अपने को 26-27 में मिला है? तो इसके लिए रूल ऐसा है कि ये 10 लाख टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। कौन से ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा? दैट इज 28-29। तो ये साल में टैक्सेबल हो जाएगा।
बैठा दिमाग में? तो आपको क्वेश्चन में क्या देखना पड़ेगा, एनहांस कंपेंसेशन आपको बाद मिला है कि इंटरिम के बाद मिला है। इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ बोलता नहीं है क्वेश्चन, तो हमेशा फाइनल ऑर्डर ही समझने का, फिर इंटरिम को लाने का नहीं। आज तक कभी इंटरिम पे क्वेश्चन आया भी नहीं है, समझा? तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स करवाए। इनिशियल कंपेंसेशन कब टैक्सेबल होगा, तो अगर इंस्टॉलमेंट में मिला है तो टैक्सेबल होगा जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा तब। सेकेंड, एनहांस कंपेंसेशन कब टैक्सेबल होगा, तो रिसीव बेसिस पे। बट इफ एनहांस कंपेंसेशन इज रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिम ऑर्डर, देन इट इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। एंड लास्ट पॉइंट बहुत ईजी है, 4th पॉइंट। आप ऊपर देख रहे हो, आपको कॉम्पेंसेशन मिलने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, उस पर आपको क्या मिल सकता है बोलो, इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन। अब इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन जो है ना, वो टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अरे इसमें थोड़ी कैपिटल रिसीट है आपका ये। एंड सेकेंडली यहाँ पे टैक्सेबल ये होगा ऑन रिसीव बेसिस। मतलब क्या, जिस साल में इंटरेस्ट रिसीव होगा तब आपको टैक्स लगेगा। और इसमें और एक पॉइंट, हम आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 50% का। 3 चीज़ें याद रखनी है, अदर सोर्स में टैक्सेबल है, रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50% का। तो अब मैं तुम्हें अगर बोलूँ इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन decided is 5 lakh, out of which 3 lakh is received legal expenses to earn interest income। समझो ये इंटरेस्ट कमाने के लिए भी आपको कुछ केस वेस करना पड़ा था। इस 50,000 कंप्यूट टैक्सेबल इंटरेस्ट। तो टैक्सेबल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 1,50,000, क्योंकि रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50%, और इसीलिए ये जो आपके ये इग्नोर हो जाएगा बिकॉज देयर इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये चीज़ आपको MCQ में वो लोग पूछ सकते हैं, MCQ में। बोलो समझा कि नहीं समझा? समझा। अपन ने 3 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए अभी। एक डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म 1037 एंड 45(5). एक बार 45(5) कंक्लूड कर रहा हूँ। इनिशियल कंपेंसेशन इफ रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। Enhanced compensation if received in installments, taxable on receipt basis. Enhanced compensation received on the basis of interim order, taxable in the year in which final order is passed. And last, interest मिला अगर तो वो taxable होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50% और रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल। बोलो समझा? ये सारी चीज़ें फाइनल में वापस आने वाली है। फाइनल में बस हो ऐसा सकता है कि आपको एक्ट बस चेंज हो जाए, क्योंकि अभी वो लोग प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर से पूरा एक्ट ही चेंज करने का। तो सेक्शन नंबर्स सारे ऊपर नीचे हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट सारे सेम ही है। समझा? चलो लिख लेंगे आप लोग।